मेरे पति ने गुस्से में मेरा पुराना मोबाइल सिर्फ 2,000 रुपए में बेच दिया था। जाते जाते उसने हंसकर कहा था, कबाड़ घर में रखने से कुछ नहीं मिलता। उस समय मैंने सिर्फ एक बात कही थी, काश तुम्हें पता होता कि इसी मोबाइल में हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बंद है। लेकिन उसने मेरी बात को मजाक समझ लिया। ठीक 3 दिन बाद सुबह 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक वकील खड़ा था। उसने मेरा नाम पूछा और कहा, मैडम, आपके स्वर्गीय ताऊजी की करीब 3 करोड़ की प्रातक संपत्ति का अंतिम फैसला हो चुका है, लेकिन उसका सबसे अहम सबूत आपके उसी पुराने मोबाइल में है। अगर वह मोबाइल नहीं मिला, तो आपका कानूनी हक किसी और के नाम भी जा सकता है। इतना सुनते ही मेरे पति के हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। मेरा नाम सिया है। मैं इंदौर के एक निजी स्कूल में अकाउंट संभालती हूँ। मेरे पति राहुल की कपड़ों की दुकान थी। शादी के 7 साल बाद भी हमारी जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से राहुल का कारोबार लगातार घाटे में था। घाटे के साथ उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना, मेरी चीजों को बेकार कहना और हर फैसले में अपनी माँ शारदा देवी की सुनना उसकी आदत बन चुकी थी। शारदा देवी हमेशा कहती, बहू की पुरानी चीजें घर में कबाड़ बढ़ाती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पुराने मोबाइल को वे कबाड़ समझती थी, वही मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सामान था। उस मोबाइल में सिर्फ फोटो या वीडियो नहीं थे, उसमें मेरे ताऊजी महेश अग्रवाल का आखिरी वीडियो संदेश सुरक्षित था। ताऊजी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पाला था। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था, सिया, मैं कुछ जरूरी बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसे अभी किसी को मत दिखाना। अगर कभी मेरी संपत्ति को लेकर विवाद हो, तभी इसे सामने लाना। मैंने वह वीडियो अपने पुराने मोबाइल में सेव कर लिया था। बाद में नया फोन लेने के बाद भी उसे संभाल कर अलमारी में रख दिया। ताऊजी के निधन के बाद उनके भतीजों ने पूरी संपत्ति पर दावा कर दिया और मामला अदालत तक पहुंच गया। मेरे वकील ने कहा था, जब जरूरत होगी तब वह वीडियो पेश करेंगे, तब तक उसे सुरक्षित रखना। इसलिए मैंने वह मोबाइल कभी किसी को नहीं दिया। लेकिन यह बात घर में सिर्फ मुझे पता थी। पिछले रविवार को मैं स्कूल गई हुई थी। पीछे से राहुल और उसकी माँ घर की सफाई कर रहे थे। जब मैं शाम को लौटी तो अलमारी खुली हुई थी। मैंने तुरंत पूछा, मेरा पुराना मोबाइल कहाँ है? राहुल ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, बेच दिया। 2,000 रुपये मिले। वैसे भी सालों से पड़ा धूल खा रहा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। मैंने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझसे पूछे बिना बेच दिया? राहुल चिल्लाकर बोला। हर छोटी चीज के लिए तुमसे इजाजत लूं? नया फोन है तुम्हारे पास, पुराने कबाड़ का क्या करना था? शारदा देवी ने भी बेटे का साथ देते हुए कहा। इतना रो क्यों रही है? 2,000 में अच्छा दाम मिल गया। मैंने पहली बार तेज आवाज में कहा। वह मोबाइल कबाड़ नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उसी वक्त मोबाइल की दुकान पहुंची। दुकानदार ने रजिस्टर देखकर कहा, मैडम, फोन तो एक ग्राहक खरीद कर ले गया। मैंने उसका नंबर मांगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैं खाली हाथ घर लौट आई। 3 दिन तक मैं हर रात उसी मोबाइल के बारे में सोचती रही। फिर चौथे दिन सुबह अचानक दरवाजे पर वकील आ गए। उन्होंने बैठते ही कहा, अदालत ने अगले हफ्ते अंतिम सुनवाई तय की है। आपके ताऊजी के वीडियो बयान के बिना मामला कमजोर पड़ सकता है। वह वीडियो ही साबित करेगा कि उन्होंने अपनी इच्छा से संपत्ति आपके नाम करनी चाहिए थी। राहुल का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने धीरे से पूछा, अगर मोबाइल नहीं मिला तो? अगर वह मोबाइल नहीं मिला, तो आपके पक्ष का एक महत्वपूर्ण सबूत अदालत में पेश नहीं हो पाएगा। यह सुनते ही राहुल पहली बार मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने काफी आवाज में कहा, सिया, मैं अभी वह मोबाइल ढूंढ कर लाता हूँ, चाहे जहां जाना पड़े। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय शहर के दूसरे कोने में वह पुराना मोबाइल एक ऐसे इंसान के हाथ लग चुका था, जिसने वीडियो खोलते ही समझ लिया था कि उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना फोन नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए की किस्मत आ चुकी है। उस रात राहुल ने पहली बार बिना खाना खाए घर से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह सीधे उसे मोबाइल शॉप पर पहुंचा, जहां उसने मेरा पुराना मोबाइल 2,000 रुपए में बेचा था। दुकानदार ने पहले तो वही जवाब दिया, साहब, फोन तो उसी दिन बिक गया था। लेकिन इस बार राहुल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई,
यह सिर्फ एक मोबाइल नहीं है, मेरी पत्नी का पूरा भविष्य उस फोन में है। जिसने खरीदा है उसका पता बता दो। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं नियमों की वजह से ग्राहक की जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि फोन एक कॉलेज के लड़के ने खरीदा था। अगले ही दिन उसने उसे ऑनलाइन एक्सचेंज में दे दिया। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम दोनों तुरंत उस एक्सचेंज स्टोर पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि मोबाइल उसी शाम एक दूसरे ग्राहक को बेच दिया गया था। अब मोबाइल तीसरे व्यक्ति के हाथ में था। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। बार बार ताऊजी की आखिरी बात मेरे कानों में गूंज रही थी, इस वीडियो को संभाल कर रखना बेटी, एक दिन यही सच बोलेगा। उधर वकील का लगातार फोन आ रहा था। उन्होंने बताया कि अदालत ने अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी है, और अगर वीडियो समय पर पेश नहीं हुआ तो दूसरी पार्टी यह साबित करने की कोशिश करेगी कि ताऊजी ने कभी मेरे पक्ष में कोई इच्छा जताई ही नहीं थी। उसी शाम अचानक मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक युवक था। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या आप सिया मैडम बोल रही हैं? मैंने हाँ कहा। वह बोला, मेरा नाम आरव है। मैंने कल एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीदा था। फोन चालू करते ही उसमें एक वीडियो अपने आप खुल गया। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति रोते हुए आपका नाम ले रहे थे। मुझे लगा यह कोई पारिवारिक मामला है, इसलिए मैं आपको फोन कर रहा हूँ। मेरी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। मैंने तुरंत पूछा, क्या वह मोबाइल अभी आपके पास है? आरव ने कहा, जी, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। मेरा दिल फिर बैठ गया। उसने आगे कहा, आज दो लोग मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि यह मोबाइल गलती से बिक गया है और इसके बदले मुझे 5 लाख रुपए देने को तैयार है। उन्होंने बार बार कहा कि फोन अभी दे दो, बाकी सवाल मत पूछो। मुझे उनकी बात सगिंध लगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैंने घबराकर पूछा, वे लोग कौन थे? आरव बोला, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जाते जाते उन्होंने धमकी दी कि अगर फोन किसी और को दिया तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनते ही राहुल भी सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, सिया, यह बात अब सिर्फ मोबाइल की नहीं रही। किसी को पता चल चुका है कि उस वीडियो की कीमत करोड़ों की संपत्ति से जुड़ी है। अगले ही घंटों में राहुल और हमारे वकील आरब से मिलने पहुंचे। उसने ईमानदारी से मोबाइल मुझे सौंप दिया और कहा, मैडम, मैंने वीडियो नहीं मिटाया। मुझे लगा यह किसी की आखिरी निशानी होगी। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत फोन चालू किया। लेकिन जैसे ही वीडियो खोलने की कोशिश की, स्क्रीन पर लिखा आया, फाइल करप्टेड। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। राहुल ने घबराकर मोबाइल लिया, लेकिन वीडियो किसी भी तरह नहीं खुल रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने धीमी आवाज में कहा, सब खत्म हो गया। तभी आरव बोला, मैडम, एक बात बतानी भूल गया। मैंने वीडियो नहीं खोला था, लेकिन फोन चालू करते ही उसका ऑटोमेटिक बैकअप क्लाउड पर बनने लगा था। शायद उसकी कॉपी अभी भी सुरक्षित हो। यह सुनते ही हमारे वकील ने तुरंत मोबाइल अपने हाथ में लिया और कहा, अगर बैकअप बन गया है तो अभी भी उम्मीद बाकी है, लेकिन हमें तुरंत रिकवर करना होगा। हम उसी समय एक डेटा रिकवरी विशेषज्ञ के पास पहुंचे। उसने लगभग 2 घंटे तक मोबाइल की जांच की। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, वीडियो पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ है, इसकी बैकअप कॉपी मिल गई है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल उसने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ दिखाते हुए कहा, एक और बात है, इस वीडियो को किसी ने आज सुबह रिमोट तरीके से डिलीट करने की कोशिश की थी। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हमारे वकील ने तुरंत पूछा, मतलब किसी को इस वीडियो की जानकारी थी? विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, जी, और जिसने कोशिश की है उसका डिजिटल रिकॉर्ड बच गया है। जैसे ही उसने स्क्रीन पर वह ईमेल आईडी दिखाई, राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वह ईमेल किसी अजनबी का नहीं, बल्कि ताऊजी की संपत्ति पर दावा करने वाले बड़े चचेरे भाई विनोद का था। अब साफ हो चुका था कि मोबाइल बेचने की गलती सिर्फ शुरुआत थी। असली लड़ाई तो उस इंसान से थी जो करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अदालत की अंतिम सुनवाई का दिन आ गया। मेरे हाथ में वही पुराना मोबाइल था, लेकिन इस बार उसके अंदर सुरक्षित बैकअप में ताऊजी का आखिरी वीडियो मौजूद था। दूसरी तरफ विनोद पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वकील के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे फैसला पहले ही उसके पक्ष में हो चुका हो। जज साहब,
जज साहब ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। विनोद के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, मेरी मुकबिल के पास कोई वैध सबूत नहीं है। यह सिर्फ कहानी बना रही है ताकि करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर सके। तभी हमारे वकील खड़े हुए और बोले, माननीय न्यायालय, हमारे पास स्वर्गीय महेश अग्रवाल का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो बयान है, जिसे उन्होंने अपने होशावास में स्वयं रिकॉर्ड किया था। अदालत की अनुमति मिलते ही वीडियो चलाया गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर ताऊजी साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अगर यह वीडियो अदालत तक पहुंचा है तो समझ लेना कि मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ है। मैं अपनी पूरी समझ और इच्छा से यह कह रहा हूँ कि मेरी देखभाल मेरी बेटी सिया ने की है। जब मैं बीमार था तब मेरे अपने रिश्तेदार महीनों तक मिलने नहीं आए, इसलिए मेरी जो भी वैध संपत्ति है उसका अधिकार सिया को मिलना चाहिए। अगर कोई इस वीडियो को छिपाने या मिटाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि उसका मकसद मेरी आखिरी इच्छा बदलना है। वीडियो खत्म होते ही अदालत में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। तभी हमारे वकील ने दूसरा सबूत पेश किया, डेटा रिकवरी रिपोर्ट। उसमें साफ दर्ज था कि वीडियो को सुनवाई से ठीक एक दिन पहले दूर से डिलीट करने की कोशिश की गई थी। अदालत के आदेश पर साइबर विशेषज्ञ को बुलाया गया। उसने रिकॉर्ड देखकर बताया कि कोशिश जिस ईमेल और डिवाइस से हुई वह विनोद के नाम से जुड़ी थी। विनोद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, सिर्फ संपत्ति पाने के लिए किसी की आखिरी इच्छा मिटाने की कोशिश करना अत्यंत गंभीर बात है। कुछ देर बाद फैसला सुनाया गया। अदालत ने रजिस्टर्ड वसीयत, अन्य दस्तावेजों और वीडियो सहित सभी सबूतों को देखने के बाद फैसला मेरे पक्ष में सुनाया और विनोद का दावा खारिज कर दिया। फैसला सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी पर राहुल धीरे धीरे मेरे पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थी। उसने सबके सामने कहा, आज अगर आरव ईमानदार ना होता, अगर वह मोबाइल वापस ना करता, तो सिर्फ सिया नहीं, मैं भी जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मैंने गुस्से में उसकी सबसे कीमती चीज 2000 रुपए में बेच दी थी। अदालत से बाहर निकलते ही राहुल ने आरव के पैर छू लिए। आरव घबरा गया और बोला, सर, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई है। राहुल ने कहा, आज करोड़ों की संपत्ति नहीं, इंसानियत जीती है। मैंने उसी समय फैसला किया कि संपत्ति का एक हिस्सा ताऊजी के नाम से एक छात्रवृत्ति कोर्स बनाने में लगाऊंगी, ताकि हर साल जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई हो सके। घर लौटते समय राहुल ने कार रोक दी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सिया, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख उस दिन दिया था जिस दिन बिना पूछे तुम्हारा मोबाइल बेच दिया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो भी मैं जिंदगी भर इस गलती का बोझ उठाऊंगा। मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, गलती मोबाइल बेचने की नहीं थी, गलती यह थी कि तुमने मेरी बात सुने बिना फैसला कर लिया। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, हक जताने से नहीं। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार माना कि किसी भी रिश्ते में सम्मान सबसे बड़ी दौलत होता है। उस शाम मैं घर की अलमारी के सामने खड़ी थी, वही जगह जहाँ कभी वह पुराना मोबाइल रखा रहता था। मैंने मन ही मन ताऊजी को धन्यवाद कहा। अगर वह वीडियो आरब की ईमानदारी और सही समय पर मिला बैकअप न होता तो शायद सच हमेशा के लिए दब जाता। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी सबसे कीमती चीज सोना, पैसा या करोड़ों की संपत्ति नहीं होती, बल्कि एक पुरानी याद, एक सच्चा सबूत और सही समय पर सही इंसान का साथ होता है। और राहुल को भी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। जिस चीज की कीमत हमें नहीं पता होती, वही कभी कभी हमारी पूरी दुनिया बदल देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।